हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है देव्यांश और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लर्निंग लैंड को। मैं यहाँ पर देश दुनिया की खबरों को एक आसान भाषा में आप तक पहुँचाता हूँ। तो अगर अभी तक इसी तरीके के जियो पॉलिटिक्स न्यूज़ देखते रहने के लिए आपने द लर्निंग लैंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जस्ट सब्सक्राइब टू द लर्निंग लैंड। और आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि टर्की में एक बहुत बड़े स्केल पर अर्थक्वेक आया हुआ है, जिससे हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और ऐसे ही ये सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे इस विषय पर। तो वीडियो में बने रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जस्ट सब्सक्राइब टू द लर्निंग लैंड। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पाओगे कि टर्की में आज के समय बहुत बड़ा भूकंप आया है। वैसे देखा जाए, मैं अपने वर्ड्स को करेक्ट करता हूँ, एक नहीं 3 भूकंप टर्की में आए हैं। जैसा कि आप यहाँ इस आर्टिकल में देख पाओगे, यहाँ पर सेकेंड पावरफुल अर्थक्वेक हिट्स टर्की आवर्स आफ्टर ओवर 1400 किल्ड। यहाँ पर ये 1400 डेथ्स बता रहे हैं। आउट ऑफ टर्किश मीडिया ये डेथ्स का रेशियो 1500 से 1600 मौतों को बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर पहले टर्की में एक अर्थक्वेक आया जिसका मैग्नीट्यूड 7.5 रिक्टर स्केल का था। फिर उसके कुछ ही मिनट बाद सेकेंड अर्थक्वेक आया, इसका मैग्नीट्यूड 7.8 रिक्टर स्केल का था। और इसके बाद एक तीसरा अर्थक्वेक भी आया जिसका मैग्नीट्यूड 6 रिक्टर स्केल का था। बट कंटिन्यूसली एक कंट्री में 3 भूकंप के झटके इसी तरीके से लगते रहे। तो नो डाउट डिस्ट्रक्शन या डिजास्टर एक बड़े स्केल पर तो होना ही है। मैं आपको भूकंप की इंटेंसिटी नापने वाले रिक्टर स्केल की क्राइटेरिया को समझा देता हूं। देखिए, अगर कोई अर्थक्वेक 5 रिक्टर स्केल का है तो वहां पर नो डैमेजेस होता है। 5 या 5 से मोर देन रिक्टर स्केल पर सम डैमेजेस के चांसेस होते हैं। देन 5.5 से 6.5 रिक्टर स्केल पर यहाँ पर सीरियस डैमेजेस भी देखने को मिलते हैं। और यदि कोई भूकंप 6.5 से 7.5 स्केल पर जाता है तो बहुत बड़े एरियाज में डिजास्टर होते हैं। और यदि यही भूकंप 7.5 या उससे मोर देन पर जाता है तो इसमें कैटास्ट्रॉफी यानी तबाही होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि टर्की में आए हुए तीनों भूकंप 7 रिक्टर स्केल से ऊपर के थे, यानी डिजास्टर और तबाही का मंजर लगातार टर्की में बना हुआ है। तो जब ऐसे भूकंप लगातार एक कंट्री में आते रहते हैं तो उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। और यहाँ पर आप कुछ पिक्चर्स भी देख सकते हो कि टर्की में आए भूकंप की ये पिक्चर्स हैं। इट इज़ एब्सोल्युटली हॉरिफाइंग। ऐसी कंडीशन में मदर नेचर जहां अपने इस रूप में आती है तो वी आर टोटली हेल्पलेस। और बीच में कुछ वीडियोस भी सामने आई थी कि टर्की में एक्सप्लोजन्स भी हो रहे हैं। एक बड़े स्केल पर यहाँ पर धमाकों को भी देखा गया है। जैसा कि आप यहाँ इन पिक्चर्स में देख पाओगे कि यहाँ पर एक एक्सप्लोजन भी होता दिख रहा है। इसका क्या रीज़न है? देखिए, टर्की की जब बहुत सी बिल्डिंग नेचुरल डिजास्टर की वजह से गिर जाती हैं तो वो जो बिल्डिंग है टर्की में बिछी हुई नेचुरल पाइप गैस के ऊपर गिरती हैं, जिसकी वजह से नेचुरल गैस पाइपलाइन में लीकेज होना स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद एक बड़े स्केल पर विस्फोट भी देखने को मिले। इसमें कितने लोग मारे गए कोई अंदाजा नहीं लगाया सकता है। तो जब ऐसी स्थिति बनती है तो किसी भी देश के साथ वो अपने सरकार अपने हाथ खड़े कर लेती है। तो ऐसी कंडीशन में सरकार 4th लेवल अलार्म इशू कर देती है। अब मैं आपको समझाता हूँ ये 4th लेवल अलार्म का मीन क्या है। जब एक देश में हालात इतने ज़्यादा बिगड़ जाएं तो सरकार को ही ये समझ में ना आए कि वो क्या करे, किसकी हेल्प करे। तो ऐसी कंडीशन में वो इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ देखकर ये कहती है हेल्प मी। ये मीन है 4th लेवल अलार्म का। और आज के समय में टर्की भी यही कह रहा है, हेल्प मी इंटरनेशनल कम्युनिटी। अब आप में बहुत से लोग ये कह सकते हैं टर्की ने तो कश्मीर का इशू उठाया था, टर्की टेररिज्म को सपोर्ट करता है, तो इंडिया टर्की को अपनी तरफ से क्यों हेल्प कर रहा है? देखो, आप पहले रीज़न समझ लो कि टर्की ने हमसे हेल्प मांगी है।
हम उसको अपनी तरफ से कोई हेल्प ऐसे नहीं देने जा रहे हैं, उसने हमसे हेल्प मांगी है, देन हम अपना हेल्प का जो चीज़ें हैं वो भेज रहे हैं। जब कोई भी कंट्री ऐसी हालत में हो जहां हजारों लोग मर रहे हैं, और अभी तो ये डेथ का जो पोल है वो कहां जाके रुकेगा, वी डोंट नो। तो ऐसे केस में भारत का यह दायित्व बनता है कि हम टर्की को हेल्प करें, और हमने इसलिए अपनी रेस्क्यू टीम टर्की में डिस्पैच कर दी है। जैसा कि आप यहां देख पाओगे, इंडिया टू डिस्पैच रेस्क्यू टीम। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि आप यहां देख सकते हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने यह कहा है कि हम लगातार मेडिकल टीम सेंड करते रहेंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं ऑल पॉसिबल असिस्टेंट टू गिव टर्की, क्योंकि हेल्प की नीड टर्की को आगे पड़ेगी ही, चाहे वो हेल्प यूएस, रशिया, चाइना या फिर इंडिया, सभी जगह से आ जाए तब भी ये मदद कम पड़ेगी। और यहाँ पर आप देख पाओगे पीएम मोदी की ट्वीट है, एंग्विश्ड बाय द लॉस ऑफ लाइव्स एंड डैमेज ऑफ द प्रॉपर्टी ड्यू टू द अर्थक्वेक इन टर्की। इन्होंने डायरेक्टली रिप्लाई किया है एर्डोगन का ट्वीट का। नीचे एर्डोगन ने टर्किश लैंग्वेज में लिखा है कि टर्की में भूकंप आया, काफ़ी लॉसेस हुए। उसके बाद पीएम मोदी कहते हैं, इंडिया स्टैंड्स इन सॉलिडारिटी विद द पीपल ऑफ टर्की एंड इज रेडी टू ऑफर ऑल द पॉसिबल असिस्टेंस टू द कोप विद दिस द ट्रेजेडी। नो डाउट हम सबको पता है कि भारत और टर्की के रिलेशन, राजनीतिक रिश्ते जो हैं वो कैसे हैं, उसने बताने की जरूरत नहीं है। नो, ये रिश्ते इतने अच्छे नहीं हैं, बट एक ऐसा टाइम होता है जहां पर आपको सब कुछ भुलाकर एक दूसरे की हेल्प के लिए आगे आना होता है। यहां पर आप देख पाओगे इजराइल का ये सरकारी ट्विटर हैंडल है, इन्होंने बोला वी स्टैंड विद द पीपल ऑफ टर्की। जैसा कि आपको पता है फिलिस्तीन के इशू को लेकर टर्की कितनी ज़्यादा आलोचना करता है इजराइल की, फिर भी इजराइल ने एक बड़ा दिल रखकर बोला वी स्टैंड विद द पीपल ऑफ टर्की। अब देखिए, आप में बहुत से लोग ऐसा कहेंगे, इनकेस ये सिचुएशन भारत के साथ होती, देखिए इनकेस मैं बोल रहा हूँ, भगवान ना करे सिचुएशन सामने आए, इनकेस अगर ये सिचुएशन भारत के साथ होती तो क्या टर्की भारत की हेल्प करता? देखो मैं आपको बता देता हूँ, दुनिया ऐसे नहीं चलती है। हर कंट्री के, हर देश के अपने अपने मॉरल्स, अपने अपने एथिक्स होते हैं। जब हमारे पीएम यूएन की मीटिंग में वसुधैव कुटुंबकम को बोलते हैं तो इसका सीधा सा मतलब होता है वर्ल्ड इज अ फैमिली। भारत का मानना ये है कि दुनिया हमारा एक परिवार है, हम अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से चलेंगे। साथ ही साथ जब टर्की इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ हेल्प की बात करता है तो हमारे आज के समय में कई ग्लोबल कम्युनिटी भी सामने आई हैं। जैसे टर्की की कॉल को आज के समय में यूएन ने और यूएन की सब ऑर्डिनेट बॉडीज ने एंड साथ ही साथ WHO ने भी सुना है, और ये अब हरकत में भी आ गई हैं। इवन आप देखो तो रशिया ने भी टर्की को 2 IL-76 एयरक्राफ्ट 100 रेस्क्यूअर्स के साथ भेजे हैं। व्लादिमीर पुतिन ने पर्सनली ये बात बोली है, रशिया टर्की की जितनी हेल्प कर सकता है वो करेगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको बता दूं कि आप केवल टर्की के लिए प्रेयर कर रहे हैं तो उसके साथ साथ सीरिया के लिए भी प्रेयर जरूर करिए, क्योंकि जो ये भूकंप आया था, नो डाउट इसका एपिसेंटर तो टर्की में था, बट यहाँ पर आप देख पाओगे इस मैप में टर्की का जो साउथ रीजन है वहाँ पर मेन अर्थक्वेक आया, और मेन डिस्ट्रक्शन अडाना के साथ साथ सीरिया में भी इस डिस्ट्रक्शन को देखा गया। सीरिया में एलिपो ये शहर में यहाँ पर भूकंप आया, तो अपनी प्रेयर सीरिया के साथ भी बनाकर रखिए। और इस पर हमारे पीएम का ट्वीट भी आया है, माई सिंसियर कंडोलेंस टू द फैमिलीज ऑफ विक्टिम्स, वी शेयर द ग्रीफ ऑफ द सीरियन पीपल एंड रिमेन कमिटेड टू प्रोवाइड असिस्टेंट एंड सपोर्ट इन दिस डिफिकल्ट टाइम। अब आपके मन में एक क्वेश्चन देखिए ये रेज हो सकता है कि टर्की में इतने सारे भूकंप क्यों आते हैं। इसके लिए आपको टर्की के भूकंप का इतिहास समझना होगा। टर्की ने साल 1939 में 1939 में एक भूकंप आया था, उसका मैग्नीट्यूड 7.5 रिक्टर स्केल से ज़्यादा का था, और उस पूरे भूकंप में लगभग
30,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। अपनी बहुत से लोगों ने इसमें अपने घरों को खो दिया, उनको अपनी जान भी गंवानी पड़ी। उसके बाद टर्की में इन द पास्ट बहुत छोटे छोटे भूकंप भी देखने को मिले और इनकी संख्या लगभग 100 से ज़्यादा थी। इन छोटे छोटे झटकों का मैग्नीट्यूड अगर मैं बात करूं तो 4 से 5 रिक्टर स्केल के बीच का था। और जब मैंने ये डेटा पढ़ा तो आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड कि 2020 में टर्की में 33,000 से भी ज़्यादा भूकंपी झटके देखने को मिले हैं। तो अब आप क्वेश्चन ये कह सकते हो कि आखिरकार टर्की में इतने भूकंपी झटके क्यों देखने को मिलते हैं। तो इसको ऐसे समझिए, टर्की का जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो भूकंप के लिहाज से काफ़ी संवेदनशील है। टर्की का मोस्ट ऑफ द प्लेस एनातोलियन टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर मौजूद है। बट इसके अलावा टर्की 3 बड़ी टेक्टोनिक प्लेट से घिरा हुआ है। इसमें पहली अफ्रीकन प्लेट, दूसरी अरेबियन प्लेट और तीसरी यूरेशियन प्लेट शामिल है। ऐसे में जब तीनों प्लेटों की तरफ से एनातोलियन प्लेट की तरफ दबाव पड़ता है तो इस पर जब मूवमेंट होगा तो टर्की में काफ़ी लंबे समय तक भूकंप के झटके देखने को मिलते रहेंगे। तो ये था एनालिसिस इस पूरे टॉपिक का। इन द फ्यूचर टर्की एंड सीरिया में इस पर और भी अपडेट्स आती रहेंगी, न्यूज़ आती रहेंगी, तो मैं आपको इस पर अपडेट देता रहूँगा। तब तक के लिए अगर आपने इस तरीके के जियोपॉलिटिक्स न्यूज़ देते रहने के लिए द लर्निंग लैंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू द लर्निंग लैंड एंड डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। धन्यवाद।